अगर हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट किया, ठीक है ना, बट ओवर द टाइम हम अगर कहें तो वो सफिशिएंट नहीं रहा इतना, ठीक है ना, बट स्टिल उस समय की जो कंडीशंस थी 75% पॉपुलेशन जो है उस वक्त एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ओके, सो हम जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशंस क्या थी, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज प्रिवेल। उस समय जमींदारी सिस्टम वर्कआउट करता था इंडिया के अंदर, जिसमें जमींदार जो हैं वो मनमाना क्या करते थे, लगान वसूल करते थे फार्मर से, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। और बेचारे फार्मर्स के पास में मेयर फॉर द सर्वाइवल भी नहीं बचता था, ठीक है। और उसी की वजह से टिलर ऑफ द सॉइल और जो जमींदारी का सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का जो सिस्टम था वो इंडिया के अंदर इमर्ज हुआ, जो ब्रिटिशर्स से पहले नहीं था। ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम इंडिया के अंदर क्या किया, इनिशिएट किया, ताकि उनका जो टैक्स है वो कंटिन्यूटी में उनके पास पहुंचता रहे। क्लियर? द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की हमें बेसिक स्टेपल्स जो है वो भी यूएसए जैसी कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। द एग्रीकल्चर सेक्टर accounted for the largest share of the workforce with approximately 70 to 75%, और उस वक्त इंडिया की टोटल वर्केबल पॉपुलेशन का 70 to 75% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज था, ठीक है। सो द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 5-year plans. The measures undertaken to promote the growth in the agriculture sector can be broadly categorized as a land reforms and ग्रीन रिवोल्यूशन। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जाए थ्रू द 5-year प्लानिंग्स, ठीक है, फ्रॉम द 1950 टू द 1990, तो इस 7 5 years प्लान्स के अंदर हमने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट किया उसको हम लोग लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक 5-year प्लान्स को पढ़ना एक तरह से इम्पॉसिबल है और उसको इतना याद भी नहीं रखा जा सकता। तो हम इन शॉर्ट इन टोटल 7-year प्लान्स के अंदर जो हुआ उसको यहां पर हम लोग लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवोल्यूशन के एस्पेक्ट में यहां पर समझ सकते हैं। ओके, सो लैंड रिफॉर्म्स क्या है? लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। द लैंड रिफॉर्म इज एंश्योर्ड बाय द 5-year प्लान्स इन विच द फॉलोइंग एक्शंस आर टेकन। एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया इंडिया के अंदर। क्या किया गया? जमींदारी सिस्टम को कंप्लीटली खत्म किया गया, ठीक है। और उसके लिए रूल बनाए गए और अराउंड अगर हम बात करें 200 लाख टेनेंट्स को डायरेक्टली कांटेक्ट में लेकर के उनको उनकी जो जमीनें थी वो वापस से प्रोवाइड करवाई गई। उनको उनकी जमीनों का क्या दिया गया? ऑनरशिप दिया गया वापस से। जो उनके लैंड्स थे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फार्म्स जो थे वो उनकी ऑनरशिप पहले क्या कर दी गई थी? जमींदारों को ट्रांसफर कर दी गई थी अंडर द ब्रिटिश रूल। वो वापस से उन फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई गई। ओके, क्योंकि पहले क्या था, फार्मर सिर्फ टिलर्स बन करके रह गए थे, ठीक है ना, जो फार्म्स के अंदर क्या करते थे? एज ए लेबर वर्क करते थे, ठीक है ना, और उसके बदले में उनको फार्म प्रोड्यूस एज ए वेजेस मिलता था। इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया, लैंड रिफॉर्म किया, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को अबोलिश किया गया, जिसके अंदर 200 टेनेंट्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? वापस से उनके जो फार्म्स थे उनकी ओनरशिप दिलवाई। ओके, याद रहेगा ये सिनेरियो, ठीक है। हाउएवर द गोल ऑफ द इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड, लेकिन जो गवर्नमेंट करना चाहती थी सिनेरियो में, ठीक है ना, जिसमें जमींदारों से जमीनें लेकर के वापस फार्मर्स को देनी थी उनकी ओनरशिप, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब लैंड रिफॉर्म्स जो हम लोग चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका रीजन क्या था? इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। जो कानून बनाया गया लैंड रिफॉर्म के लिए, जो रूल बनाए गए, जो लॉ बनाया गया, उसके अंदर जो लूज होल्स थे
उनका यूज करके जमींदारों ने क्या किया, अपनी ओनरशिप जो थी उन लैंड्स के ऊपर उसको बचा लिया। ठीक है ना, कैसे, अपने परिवार वालों के लोगों के नाम पे अलग अलग लोगों को बांट करके जमीनें, ठीक है ना, उनके नाम पे ट्रांसफर करके उन्होंने उन जमीनों को बचा लिया, क्योंकि पेपर्स उनके पास ही रहेंगे। सिर्फ क्या किया, लोगों के नाम पे कर दी जमीनें और पेपर्स अपने पास में रख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से लूज फोल्स थे, बहुत सारे लूज फोल्स थे, आज भी होता है। सीलिंग लिमिट आज भी एक लैंड पे कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता अपने नाम पे, तो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के नाम पे जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जमीन किसकी है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बस नाम किसी और को लगा देने से क्या हुआ। तो वैसे ही उस वक्त जमींदारों ने भी किया। ठीक है, अपने दूर दूर के फैमिली मेंबर्स के नाम पे कर दी जमीनें, या फिर अलग अलग एरियाज के अंदर तो जमींदार खुद ही टीलर्स बन गए, हम खुद ही खेती कर रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से भी वो ट्रांसफर नहीं हो पाई। क्लियर। और दूसरा, बहुत सारे एरियाज के अंदर तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनकी विल पावर की कमी की वजह से भी ये जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था वो पूरी तरह से यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे एरियाज थे जिसमें तो कंप्लीटली जो लैंड रिफॉर्म होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, केरला जैसे स्टेट्स के अंदर अगर बात करें, ठीक है, वेस्ट बंगाल वगैरह के स्टेट्स से बात करें, तो उनमें फिर भी ये काफी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सो दैट इन सम केसेस टीनेंट्स वर एविक्टेड एंड द जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। टीनेंट्स को हटा दिया, टीनेंट्स को हटा करके क्या कर दिया गया, खुद कल्टीवेटर्स बन गए, हम खुद खेती कर रहे हैं, तो ठीक है, हम खुद ही फार्मर है। तो इस तरह से वो जमीन उनके पास ही रहेगी। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्मर्स। अब जमीनें मिल भी गई फार्मर्स को, तो वो इतने गरीब थे कि वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो जो बेनिफिट हम सोच रहे थे उनको खुद की जमीनें दे करके कि उनको मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, लेकिन स्टिल, ठीक है, लैक ऑफ द मीन्स ऑफ कैपिटल की वजह से वो फार्मिंग के अंदर अच्छा नहीं कर पाए। तो जो प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाने की बात कर रहे थे उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, या फिर जो लैंड का साइज उनको मिला वो इतना कम था कि वो सफिशिएंट ही नहीं था। ठीक है ना, दैट इज द सिनेरियो। देन लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कितना जो लैंड है वो एक पर्सन होल्ड करके रख सकता है अपने पास में, अपने नाम पे, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। It refers to the fixing a specified limit of the land which could be owned by an individual. Beyond the specified limit, all lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivator and small farmers. ठीक है, छोटे फार्मर्स को, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको अलॉट कर देंगे अगर एक लिमिट से ज्यादा आपके नाम पर क्या हुआ, कोई जमीन रजिस्टर्ड पाई गई तो। The purpose of the land ceiling was to reduce the concentration of the land ownership in a few hands. मेन एस्पेक्ट क्या था कि सिर्फ कुछ लोगों के पास में ही सारी जमीन नहीं चली जाए, ठीक है ना, बाइंग करने के, बाइंग सेलिंग के थ्रू भी। इसका यह एस्पेक्ट था कि हर एक लोगों को जमीन मिल पाए, इस वजह से लैंड सीलिंग का सिस्टम बनाया गया, इक्विटी बनी रहे उसमें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ना हो। जैसे कि इक्विटी में क्या होता है कि सारा वेल्थ जो है वो कुछ फ्यू बड़ी फर्म्स या फैमिलीज के हाथ में ना चला जाए, ठीक है, रिच क्लास के पास ही ना रह जाए, इस वजह से इक्विटी को इंश्योर करते। तो यहां पर भी इक्विटी का एस्पेक्ट ही था। ठीक है, हाउ द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स, दे डिलेड इट्स इंप्लीमेंटेशन। जो बड़े, जिनके पास जमीनें थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जानबूझ करके इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या किया, डिले करवाया। ठीक है, दिस डिलेड टाइम वाज यूज्ड बाय देम टू गेट द लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स, जिससे उन्होंने क्या किया, अपनी सीलिंग को कंट्रोल कर लिया। अगर एक लिमिट से बाहर थी तो लेजिस्लेशन लागू होता, लो लागू होता, उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, उस जमीन के टुकड़े करके अलग अलग लोगों के नाम पे कर दिए। ठीक है, बट कंट्रोल उन्हीं का था, देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। द लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन द केरला एंड द वेस्ट बंगाल। इन दो स्टेट्स के अंदर ये काफी सक्सेसफुल रहा। यहां के फार्मर्स को लैंड रिफॉर्म्स, दैट्स कॉल्ड लैंड सीलिंग और जमींदारी सिस्टम के अबॉलिश होने का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने सीरियसली इनके ऊपर वर्क किया, और उसका रीजन भी था। चाहे केरला हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो,
इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी ना, ठीक है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स फार्मर्स की ही थी। मतलब उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप बात करोगे तो जो सबसे पुरानी पार्टीज के अंदर जो आती है, ठीक है ना, वो किसान और लेबरर्स की पार्टी बनी थी एक। अभी मुझे एग्जैक्टली उस पार्टी का नाम याद नहीं है, लेकिन केरला में भी उसी पार्टी का रूलिंग एस्पेक्ट था और वेस्ट बंगाल में भी एक लंबे समय तक इसी पार्टी ने रूल किया था। इस वजह से फार्मर्स को यहाँ पर इन लैंड रिफॉर्म्स जो हुए इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल पाया। ठीक है, देन unfortunately the other states did not have the same level of commitment and vast inequality in the land holding continued, और हम आज भी देखते हैं वो। ठीक है, फिर आता है एग्रीकल्चर के अंदर सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज व्हाट ग्रीन रेवोल्यूशन, द नीड ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और वो बहुत जरूरी था क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी लो थी, उसको बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना, ठीक है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम का। इस वजह से हमने क्या किया, यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 75% हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, इंडियाज एग्रीकल्चर vitally depend on the monsoon and in case of the shortage of monsoon the farmers had to face lot of troubles. हाई डिपेंडेंसी थी रेनफॉल वाटर पर। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, ब्रिटिशर्स ने भी उसको अच्छा खासा कुछ डेवलप किया नहीं था इंडिया के अंदर। तो जब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी तो डिपेंडेंसी जो थी मानसून पर वो सबसे ज्यादा थी, और अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन डाउन। Moreover, the productivity in the agriculture sector was very low due to the outdated technology and the absence of the required infrastructure. जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था फार्म प्रोड्यूस को टाइमली मार्केट में पहुंचाने के लिए, वो हमारे यहाँ पर प्रॉपर नहीं था, रोड्स नहीं थी। ठीक है ना, रेल कनेक्टिविटी सिर्फ शॉर्टेज एरियाज के अंदर थी, शॉर्ट एरियाज के अंदर थी, उसको बढ़ाना था ताकि जो फार्म प्रोडक्ट्स है वो टाइमली मार्केट के अंदर जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग आज भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी वो काफी कम थी। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड द कंटिन्यूड एफर्ट ऑफ मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सारी चीजें जो थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो पाई, खत्म हो पाई। ठीक है ना, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? In the Kharif season 1966, India adopted the high yielding variety program for the first time. 1966 के अंदर इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इनिशिएट किया। कौन से सीजन में? खरीफ की फसल के सीजन में। ठीक है ना, जो मानसून के टाइम पे जो होती है। ठीक है, रबी खरीफ पढ़ा है आप लोगों ने, 10 में पढ़ करके आए हैं आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में, है ना? So that yielding varieties program for the first time, the program was successful due to the HYV seeds, high yield variety of seeds को यूज करने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी फार्मर्स की। देन एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई गई, डैम्स बना करके, कैनल्स बना करके फार्मर्स तक, ठीक है, परमानेंट एक वाटर रिसोर्स पहुंचाया गया, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया गया। देन एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स, इनको यूज करने की वजह से भी जो फसलों में क्या होती थी, बीमारियां होती थी, कीड़े लग जाते थे, ठीक है, उनसे उनका बचाव किया गया। तो इन सभी चीजों की वजह से इंडिया के अंदर 1966 के बाद अचानक से फार्म प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, so in this way a new technology was gradually adopted in Indian agriculture. This new strategy is also popularly known as the modern agriculture technology or green revolution. इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर एडवांसमेंट किया, उसके बारे में। HYVC the main reason for the agricultural revolution, सबसे मेजर एस्पेक्ट था हाइब्रिड सीड्स। जो हाइब्रिड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए गए उसकी वजह से
इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ी। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अकर्ड प्राइमरली due to the miracle of the new wonder seeds that is called HYV seeds which raised the agriculture yield per acre to incredible heights। जो पर एकड़ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था वो तेजी से बढ़ा फास्टली। These seeds can be used in those places where there are adequate facilities of the drainage and water supply। लेकिन ये यहां पर एडवांसमेंट भी उन एरियाज के अंदर हुआ जहां पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज थी या प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज थी, बाकी एरियाज में नहीं। कंपेयर टू द अदर ऑर्डिनरी सीड्स, these seeds needs heavy doses of chemical fertilizer 4 to 10 times more fertilizer। इन सीड्स को ऑर्डिनरी बीज के जो सीड्स थे हमारे, ठीक है ना, उससे 4 to 10 टाइम्स फर्टिलाइजर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। उसमें फर्टिलाइजर्स की कम नीड थी, इसमें फर्टिलाइजर्स की नीड ज्यादा थी। यही कारण आगे समझ में आएंगे अभी लिमिटेशंस के अंदर, ठीक है। टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन को यहां पर क्या कर सकें, अचीव कर सकें। सो टू डेराइव द बेनिफिट फ्रॉम द HYV सीड्स, इंडियन फार्मर नीड टू हैव द रिलायबल irrigation facilities and the financial resources to purchase the fertilizer and pesticide। और यही लिमिटेशंस भी बनेगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका एडवांटेज सभी फार्मर्स को क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी इन फर्टिलाइजर्स को, इन पेस्टिसाइड्स वगैरह को खरीदने के लिए। दूसरा, जो ये HYV सीड्स थे इनके अंदर 4 to 10 टाइम्स ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी, और जहां परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी है वहीं पर ये HYV सीड्स सक्सेसफुल थे, ठीक है। नाउ 2 फेजेस के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में इनिशिएट हुआ। फर्स्ट फेज मिड 60 टू द मिड 70s और दूसरा था मिड 70s टू द मिड 80s। द यूज ऑफ द HYV सीड वाज टू रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में इनिशिएट किया गया पहले। देन फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड प्राइमरली बेनिफिटेड टू द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। वो भी कौन से रीजन से, ये व्हीट ग्रोइंग, व्हीट के प्रोडक्शंस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था HYV सीड्स के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। देन मिड 70s टू द मिड 80s HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ द स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थे इंपॉर्टेंट? अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस, ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से खुद की सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के बाद फार्मर्स के पास में इतना सफिशिएंट यहां पे क्या होता था, फार्म प्रोड्यूस होता था, जिसको वो मार्केट में सेल करके क्या कर सकते थे, अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस। बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन, बफर स्टॉक का मतलब इतना हमारे पास में स्टॉक हो गया था कि अगर किसी सीजन के अंदर फसल अच्छी भी ना हो फिर भी हमारे पास आने वाले टाइम के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ था व्हीट का। तो गवर्नमेंट के पास में बफर स्टॉक हुए, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसीज थी व्हीट के इंपोर्ट की यूएसए जैसी कंट्रीज के ऊपर वो खत्म हो गई, ठीक है। एंड बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट हुआ कैसे? ज्यादा सप्लाई होने की वजह से इन फूड क्रॉप्स की जो प्राइसेस थी मार्केट के अंदर वो डाउन हुई। प्राइसेस के डाउन होने की वजह से जो लो इनकम ग्रुप्स थे नाउ दे कैन इजीली बाय दैट गुड्स, क्योंकि पहले प्राइसेस हाई थी, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई नहीं थी, लेकिन अब सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड अभी भी उतनी है, तो उसकी वजह से जनरल प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी, और जनरल प्राइसेस के नीचे गिरने की वजह से जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इन फूड ग्रेन्स को, नाउ दे कैन इजीली अफोर्ड दैट फूड ग्रेन्स। ओके, देन रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिस्क क्या थी? रिस्क ऑफ द पेस्ट अटैक। ये जो HYV सीड्स थे ये हाईली वल्नरेबल थे, इनके ऊपर जो पेस्ट अटैक होता था वो बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना। पेस्ट अटैक जो था इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता था। देन रिस्क ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा उन फार्मर्स को हुआ जिनके पास में पैसा ऑलरेडी था, क्योंकि उन HYV सीड्स को खरीदने के लिए पैसा उनके पास था, लेकिन पुअर फार्मर्स के पास नहीं था। दूसरा, जो महंगे फर्टिलाइजर्स वगैरह थे वो पुअर फार्मर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन ये रिच फार्मर्स खरीद सकते थे, तो उन लोगों ने इसका बेनिफिट ज्यादा लिया। इसकी वजह से
इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर डिस्पार्टीज हुई, जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच हुए और जो पुअर थे वो और पुअर हो गए। तो ये दो एस्पेक्ट्स थे यहाँ पे जो हमने देखे। क्लियर? हाउएवर ड्यू टू द फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दीज फियर डिड नॉट कम ट्रू। लेकिन हाँ, ये दोनों जो एस्पेक्ट्स है, रिस्क ऑफ द पेस्ट अटैक एंड द रिस्क ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटीज, इन दोनों एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू कम किया। जैसे पीडीएस सिस्टम के थ्रू हर फार्मर्स तक लो रेट के ऊपर क्या करना, फर्टिलाइजर्स पहुंचाना, पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको देना। ठीक है, जो लोग अवेयर नहीं थे, फार्मर्स जो एजुकेटेड नहीं थे इन एस्पेक्ट से, उनको एजुकेट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर इनके लिए अलग से प्रोग्राम्स बनाए गए। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इन फार्मर्स की मदद की गई। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए क्या किया गया, ग्रामीण कृषि बैंक, ठीक है ना, इनको इनिशिएट किया गया। ठीक है, फार्मिंग जो क्रेडिट है उसको इनिशिएट किया गया अलग अलग एरियाज के अंदर, विलेजेस में, जिससे फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल पाया। तो जो रिस्क हम सोच रहे थे उस रिस्क का ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट आया नहीं। ओके।